देश की आदिवासी राजनीति में इन दिनों बदलाव की चर्चा जोरों पर है। पूरे देश में 12 करोड़ आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है और इसीलिए पूरे देश में आदिवासियों के एक राजनीतिक दल पर भी बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पूरे देश में आदिवासियों का कोई ऐसा राजनीतिक दल बन पाएगा, और अगर बन भी गया तो क्या सभी आदिवासी उस दल का समर्थन करेंगे। इन दोनों सवालों का जवाब आज की तारीख में किसी के पास नहीं। लेकिन आज की आदिवासी राजनीति में इस सवाल के जवाब की झलक जरूर दिखाई देती है। इसलिए हमने विद्वानों और जानकारों का रुख किया और उनसे पूछा कि आज की तारीख में देश में आदिवासी किस पार्टी के साथ है। किसी ने कहा कि बीजेपी के साथ है, तो किसी ने कहा कि आदिवासी तो शुरुआत से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं कुछ जानकारों ने कहा कि वो न कांग्रेस के साथ है न बीजेपी के, बल्कि भारत आदिवासी पार्टी जैसे आदिवासी दलों के साथ आज की तारीख में आदिवासी हैं। तो कुल मिलाकर विद्वानों में भी इस सवाल के जवाब में एक राय नहीं। इसलिए आज के वीडियो में हम ना आपको कोई अनुमान बताएंगे न विद्वानों की राय, बल्कि आंकड़ों के हवालों से आपको इस सवाल का जवाब देंगे कि आज की तारीख में देश में आदिवासी किस पार्टी के साथ है। इसके लिए पूरी 550 विधानसभा सीटों और 47 लोकसभा सीटों का सच हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और शुरुआत से पहले आपसे वही गुजारिश, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अब लौटते हैं हम अपने टॉपिक पर कि आज की तारीख में पूरे देश में आदिवासी आखिर किस पार्टी के साथ हैं। इसका जवाब जानने के लिए हम तमाम आदिवासी आबादी वाले जो राज्य हैं उनकी सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे और वहां तमाम आंकड़ों की बात करेंगे। वहां विधानसभा में आदिवासियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं और उसमें उन्होंने कितने दलों को समर्थन दिया है, किस पार्टी को समर्थन दिया है, कितनी सीटों पर समर्थन दिया है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाला राज्य है। आज के अनुमान के मुताबिक करीब 1 करोड़ 80 लाख यहाँ पर आदिवासियों की आबादी है और वहां पर आदिवासियों के लिए 47 सीटें आरक्षित है। तो आज की तारीख में मध्य प्रदेश में आदिवासी किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। साल 2023 के चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो तब बीजेपी के 24 विधायक जीते थे। बाद में उपचुनाव हुआ, उसमें एक विधायक और जीत गया। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में 47 में से 25 विधायक बीजेपी के पास है। वहीं कांग्रेस के पास 21 विधायक हैं और भारत आदिवासी पार्टी के भी एक विधायक हैं। बीजेपी ने आधी से ज्यादा आदिवासी सीटें जीती और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। डॉक्टर मोहन यादव यहां के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन वहीं 5 साल पहले की अगर हम बात करें कि आदिवासियों ने किस दल का साथ दिया, तो कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। 5 साल पहले यानी 2018 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 47 में से 30 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते थे, यानी आदिवासियों ने एक तरफा कांग्रेस को समर्थन दिया था। बीजेपी के 16 और एक निर्दलीय। तब कांग्रेस की सरकार बनी आदिवासियों के समर्थन के दम पर। क्योंकि आज बीजेपी का समर्थन किया, बीजेपी की सरकार बनी, तब कांग्रेस का समर्थन किया था, कांग्रेस सरकार बनी। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से आज की तारीख में मध्य प्रदेश में आदिवासी ज्यादातर बीजेपी का समर्थन करते हैं। अब मध्य प्रदेश के बाद बारी है राजस्थान की। राजस्थान की विधानसभा में 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है और आज की तारीख में बीजेपी के 9 विधायक हैं, कांग्रेस के 9 और बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी जो राजकुमार रोध की है उस पार्टी के 4 विधायक हैं। कुल मिलाकर आदिवासियों का समर्थन बीजेपी के लिए ज्यादा है। 12 विधायक उनके जीते हैं, इसलिए बीजेपी की सरकार बनी। अब यहां पर भी हम फिर 5 साल पहले की अगर तस्वीर देखेंगे, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब आदिवासियों ने कांग्रेस को ज्यादा समर्थन दिया था और कांग्रेस के 11 विधायक जीते थे। बीजेपी के 10, निर्दलीय 2 और भारत ट्राइबल पार्टी जो छोटू भाई वसावा की उसके 2 विधायक वहां से जीते थे। इस बार क्योंकि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा समर्थन मिला तो बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन आज की तारीख में फैक्ट यह है कि राजस्थान में भी मध्य प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश की तरह आदिवासियों का ज्यादातर समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब बात करते हैं झारखंड की, जहां पर एक बड़ी आदिवासी आबादी रहती है। झारखंड में 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2024 के चुनाव में जो नतीजे आए उसमें शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके 20 विधायक जीते कांग्रेस के साथ, और बीजेपी का सिर्फ एक विधायक जीता, वो भी चंपई सोरेन जो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करते थे। कुल मिलाकर एक तरफा समर्थन आदिवासियों ने वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को दिया और इसलिए वहां पर हेमंत सोरेन की फिर से सरकार बनी। 5 साल पहले भी यही रुख था। आदिवासियों ने जेएमएम को 19 सीटें दी थी, कांग्रेस को 6, बीजेपी की 2 और जेवीएम झारखंड विकास जो मोर्चा है उसकी एक सीट आई थी। कुल मिलाकर पिछली बार भी आदिवासियों का समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए था, इसलिए दोनों बार आदिवासियों के समर्थन के दम पर दोनों जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इनके गठबंधन की सरकार बनी।
यह है आदिवासी पावर, जिस पार्टी को समर्थन देते हैं उसकी सरकार बन जाती है। अब झारखंड के बाद बारी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। आज की तारीख में बीजेपी की 17, कांग्रेस के 11 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 1 विधायक हैं। कुल मिलाकर बीजेपी को एक तरफा समर्थन दिया है, इसलिए वहां पर बीजेपी की सरकार बनी है। लेकिन 5 साल पहले फिर वही तस्वीर नजर आती है। तब कांग्रेस के 25 विधायक थे, 2/3 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के जीत कर आए थे, बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक थे। और तब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे और आदिवासियों के समर्थन के दम पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। जब आदिवासियों ने समर्थन बीजेपी की तरफ दे दिया तो कांग्रेस की सरकार पलट गई। ये आदिवासी पावर है। लेकिन आज की तारीख में वहां पर बीजेपी को आदिवासियों का समर्थन सबसे ज्यादा है। और अब बात करते हैं गुजरात की। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है गुजरात, वहां पर 27 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। आज की तारीख में वहां पर बीजेपी को एक तरफा आदिवासियों ने समर्थन दिया है और बीजेपी के 23 विधायक जो आरक्षित सीटें हैं वहां से आदिवासी विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। कांग्रेस के सिर्फ 3 और आपका सिर्फ 1 जो चैतर वसावा है वो वहां से विधायक है। एक तरफा समर्थन, इसलिए बीजेपी की सरकार वहां पर बनी है। अब आप कहेंगे गुजरात में तो लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके लिए हम आपको 5 साल पहले लेकर चलते हैं। 5 साल पहले कांग्रेस को आदिवासियों ने 15 सीटें दी थी, बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें दी थी, बीटीपी की 2 और निर्दलीय की 1। तो कांग्रेस को 15 सीटें जो आदिवासियों ने दिए, उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जैसे तैसे साधारण बहुमत से थोड़ा आगे जा पाई। 90-91 का बहुमत है, सिर्फ 99 सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी 77 सीटें लंबे साल बाद जीती, जो एक बड़ा कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन था। आदिवासियों के वोटों के दम पर यह माना जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी आदिवासियों की बहुत ज्यादा आबादी रहती है। वहां पर विधानसभा में 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। बीजेपी को सबसे ज्यादा आदिवासियों ने सीटें दी हैं 10। शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके पास 6, एनसीपी अजीत पवार के पास 6 और कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं और सीपीआईएम के पास 1 सीट है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी गठबंधन को आदिवासियों का समर्थन मिला है तो सरकार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बनी है। 5 साल पहले भी तस्वीर थोड़ी सी ज्यादा अलग नहीं थी। बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, शिवसेना को 3, एनसीपी को 6, कांग्रेस को 4। तो एनसीपी और जो कांग्रेस का गठबंधन था उनकी सीटें हो गई थी 10, लेकिन शिवसेना इस पाले में आ गई थी तो आदिवासियों की तीनों पार्टियों के पास मिलाकर सीटें ज्यादा हो गई और तब उद्धव ठाकरे वहां पर मुख्यमंत्री बने थे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आज की जो तारीख में कहेंगे कि बीजेपी और उसके गठबंधन दलों को आदिवासियों का समर्थन ज्यादा है। अभी हम जितने राज्यों की बात कर रहे हैं आज की तारीख में उसमें सिर्फ एक झारखंड ऐसा राज्य है जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को आदिवासियों ने समर्थन दिया है। बाकी राज्यों में भी दिया है लेकिन ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसके बाद अब महाराष्ट्र के बाद बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा में मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें आरक्षित हैं, 33 सीटें यहां पर आरक्षित हैं। यहां पर भी आपको आदिवासी पावर की झलक मिलेगी। साल 2024 के जो चुनाव हुए उसके बाद आज की तारीख में बीजेपी के वहां पर 18 विधायक हैं, जो बीजू दल है उसके 5 विधायक हैं, कांग्रेस के 9, सीपीआईएम के 1, यानी सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के 18। और नतीजा सरकार बनी है बीजेपी की, मोहन मांझी वहां पर मुख्यमंत्री बने। लेकिन 5 साल पहले क्या हाल था? जब 2019 के चुनाव हुए थे तब बीजू जनता दल के सबसे ज्यादा 18 विधायक जीते थे, बीजेपी के 11 विधायक जीते थे, कांग्रेस के 2 और सरकार बनी थी बीजू जनता दल के नवीन पटनायक की। आदिवासी उस तरफ से शिफ्ट हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ, सरकार पलट गई, सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। अब इसके बाद चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी बड़ी आदिवासी आबादी रहती है। वहां पर विधानसभा में 16 सीटें आरक्षित हैं। टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है उसके 10 आदिवासी विधायक जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक जीते हैं। ज्यादा समर्थन तृणमूल कांग्रेस को, मुख्यमंत्री वही है। पिछली बार भी जो पिछले चुनाव में भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी, तब हालांकि तृणमूल को एक तरफा समर्थन दिया था। 13 विधायक तृणमूल के आदिवासी जीते थे और बीजेपी का सिर्फ 1 विधायक जीता था। तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस का ज्यादा समर्थन किया है आदिवासियों ने। पश्चिम बंगाल के बाद तेलंगाना की करेंगे। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी काफी ज्यादा गोंड आदिवासी वहां पर निवास करते हैं। तेलंगाना में 12 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। वहां पर कांग्रेस को आदिवासियों ने एक तरफा समर्थन दिया है। 12 में से 9 सीटों पर कांग्रेस को समर्थन दिया है। 9 विधायक कांग्रेस के जीते हैं और भारत राष्ट्र समिति के 3 विधायक जीते हैं, इसलिए वहां पर तेलंगाना में अब कांग्रेस की सरकार बनी है 2023 में। लेकिन इसके उलट अगर 2018 के नतीजे हम देखेंगे तो तब जो भारत राष्ट्र समिति है, तब टीआरएस हुआ करती थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, तब उसके 5 विधायक थे, कांग्रेस के 5 विधायक थे, लेकिन तब सरकार टीआरएस की बनी थी। अब इसके बाद बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में आदिवासियों ने दोनों जो मुख्य राजनीतिक दल है उनका समर्थन नहीं किया है। यहाँ पे 7 सीटें आदिवासियों के आरक्षित हैं। जो तेलुगु देशम पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की, उसके 3 विधायक जीते हैं। जनसेना पार्टी है उसके 2 विधायक जीते हैं और वाईएसआर कांग्रेस के 2 विधायक जीते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल पाई है। और इन दोनों के अलावा दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक, जहां पर 15 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। वहां पर आदिवासियों ने 2023 के चुनाव में कांग्रेस को एक तरफा समर्थन दिया।
15 में से 14 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी आदिवासियों ने अपने समर्थन से, और जेडीएस को मिली एक सीट, बीजेपी की खाता रहा वहां पर शून्य, और वहां पर आदिवासियों के समर्थन से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। सिद्धरामैया वहां पर मुख्यमंत्री हैं। और जब आप 2018 के देखेंगे तब कांग्रेस के 8 विधायक थे, बीजेपी के 6, जेडीएस के 1, कांग्रेस और जेडीएस के मिला के 9 विधायक, सबसे ज्यादा आदिवासी विधायक हुए। तब एचडी कुमारस्वामी वहां पर मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि वो सरकार पूरी चला नहीं पाए, बाद में सरकार बदलनी पड़ी। अब बात करेंगे उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर में जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में 9 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। साल 2024 में जब चुनाव हुए तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 6 सीटें जीती, कांग्रेस 1 सीटें जीती और निर्दलीय के पास 2 सीटें। सरकार वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनी है, जो 9 में से 7 सीटें जीती। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 3 सीटें हैं, लेकिन हम आपको एक एक राज्य का, पूरे देश की आदिवासी राजनीति का हाल बता रहे हैं, इसलिए उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर पूर्व के राज्यों में हम तमाम जगह चलेंगे। बस आप देखिएगा, आप अंत में जाके आपको बड़े दिलचस्प नतीजे मिलेंगे, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि पूरे देश में आदिवासी किसका समर्थन करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें हैं आदिवासियों के लिए, वहां पर कांग्रेस के 2 विधायक हैं, बीजेपी का 1 विधायक, 2 विधायक कांग्रेस के, सरकार कांग्रेस की। उत्तराखंड में कांग्रेस के 2 विधायक हैं, हालांकि सरकार वहां पर बीजेपी की है। तमिलनाडु में 2 विधायक जो होते हैं, 2 आदिवासी सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है, वहां पर 1 सीट डीएमके की है और 1 सीट जो है एआईएडीएमके उनको मिली है। केरल में भी 2 सीटें आदिवासियों के लिए, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, सीपीआईएम जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको 1 सीट मिली है। कुल मिलाकर अगर इन राज्यों का हम पूरा हाल देखें, उत्तर पूर्व के राज्यों की हम इसके बाद अलग से चर्चा करेंगे, इन तमाम राज्यों में कुल मिलाकर आदिवासियों के लिए 282 सीटें आरक्षित हैं। और 282 सीटों में जानते हैं आप आदिवासियों ने सबसे ज्यादा किसको समर्थन दिया है? भारतीय जनता पार्टी को। 282 में से 113 सीटें बीजेपी ने जीती है, आदिवासियों को सबसे ज्यादा समर्थन उसे मिला है। दूसरे नंबर पर है कांग्रेस, जिसे 91 सीटों पर आदिवासियों ने समर्थन दिया है। और जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं और साथ में आदिवासियों के राजनीतिक दल हैं, उन्हें 78 सीटों पर समर्थन दिया है। तो कुल मिलाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यहां पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का असर आदिवासियों पर ज्यादा मिलता है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर क्षेत्रीय दल और आदिवासियों के राजनीतिक दल। अब बात करेंगे पूर्वोत्तर के राज्यों की। यहां पर कहानी एकदम आपको उल्टी नजर आएगी। शुरुआत करते हैं असम से, जो सबसे बड़ा राज्य है वहां का। वहां पर 16 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 9 सीटें जीती हैं, यूनाइटेड पीपल पार्टी ने 5, बोडोलैंड पीपल फ्रंट ने 1 और कांग्रेस ने 1। 9 सीटें बीजेपी ने जीती सबसे ज्यादा, सरकार वहां पर बीजेपी की, हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से 59 सीटें, यानी 1 सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। सबसे ज्यादा सीटें यहां पर जीती है बीजेपी ने 45, कांग्रेस ने 1, फिर नेशनल पीपल्स पार्टी ने 5, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने 2 और एनसीपी के 2 और निर्दलीय 3। तो कुल मिलाकर 59 में से 45 सीटें बीजेपी ने जीती है, बीजेपी की ही वहां पर सरकार है। नागालैंड में सभी 60 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन यहां पर जो एनडीपीपी है, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, एक तरह से कह सकते हैं आदिवासियों का क्षेत्रीय दल है, उसके पास सबसे ज्यादा 25 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी, नेशनल पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है 5, ये कोनराड संगमा की पार्टी है, उसका प्रभाव आपको मेघालय में ज्यादा दिखेगा, लेकिन बाकी राज्यों में भी नजर आएगा। उनकी 5 सीटें हैं। एनसीपी जो महाराष्ट्र की पार्टी है, वो भी वहां 7 सीटें जीत गई है। एनपीएफ की 2, एलजेपी जो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी बिहार वाली, वो वहां पर 2 सीटें जीत गई है। आरपीआई जो अठावले जी की पार्टी है महाराष्ट्र की, वो भी वहां पर 2 विधायक जीत गए हैं। जेडीयू नीतीश कुमार बिहार की पार्टी, वो भी वहां पर 1 विधायक जीत गई है और निर्दलीय 4 विधायक जीते हैं। तो नागालैंड अपने आप में एक अलग राज्य है, जहां पर आपको बिहार और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के राज्यों की पार्टियां भी वहां पर आपको विधायक मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा दल है आदिवासियों का जो क्षेत्रीय दल है, वो उसने बीजेपी के साथ वहां पर सरकार बनाई है। इसके बाद मिजोरम में 40 में से 39 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। यहां पर भी आदिवासियों के क्षेत्रीय दल का दबदबा है। जो जोराम पीपल्स मूवमेंट है, उसने सबसे ज्यादा 27 सीटें जीती हैं, सरकार बनाई है। मिजो नेशनल फ्रंट ने 9 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने 2 और कांग्रेस ने 1। मेघालय जो कोनराड संगमा का राज्य है, जहां के वो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने भी हाल में ही पहल की है कि तमाम पूर्वोत्तर के राज्यों को आदिवासी दलों को मिलाकर एक राजनीतिक दल बनाया जाए। वहां पर 60 में से 55 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। कोनराड संगमा की पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, 25 सीटें सबसे ज्यादा वो जीती है। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी 11 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस 5 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। तृणमूल कांग्रेस के 4 और दूसरे दलों के भी 4, 2, 6, 8 सीटें उस तरह से दूसरे दलों की है। त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा में 60 में से 20 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। सबसे ज्यादा जो प्रद्युत किशोर वर्मन है, उनकी पार्टी टिपरामो था, उसने सबसे ज्यादा 20 में से 13 सीटें जीती हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी है, उसने 6 सीटें जीती हैं। और इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, उसने 1 सीटें जीती है। जो सरकार वहां पर त्रिपुरा मोर्चा भी शामिल है, टिपरा मोर्चा पार्टी भी शामिल है और बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी के नेतृत्व में वहां पर सरकार बनी है। इसके बाद वहां का आखिरी राज्य मणिपुर में 19 सीटें
आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं, एनपीएफ ने 5 सीटें जीती हैं, कोनराड संगमा की पार्टी ने 2, जेडीयू यहां फिर जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो फिर दिखाई देगी, 2 सीटें उसने जीती है। कुकी पीपल्स अलायंस ने 2 सीटें और निर्दलीय 2 विधायक जीते हैं। कुल मिलाकर मणिपुर में अभी फिलहाल तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, लेकिन इसके पहले बीजेपी की सरकार थी। तो पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर हम टैली देखेंगे तो पूर्वोत्तर के राज्यों में 268 सीटें हैं। 282 सीटें यहां थी और 268 सीटें पूर्वोत्तर के राज्यों में है। वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर दिलचस्प नतीजे ये हैं कि सबसे ज्यादा 179 सीटें 179 सीटें आदिवासियों के क्षेत्रीय दल के पास है। दूसरे नंबर पर आती बीजेपी 81 और कांग्रेस का वहां पर कभी एक तरफा राज हुआ करता था, वो तीसरे नंबर पर है, उसके मात्र 8 विधायक हैं। तो कुल मिलाकर आज की अगर आदिवासी राजनीति देखें तमाम राज्यों की, तो पूरे देश भर में 550 आदिवासी विधायक हैं जो अलग अलग राज्यों की विधानसभा में बैठे हैं। उसमें पहले नंबर पर अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं राज्यों के अलग अलग और आदिवासियों के जो राजनीतिक दल हैं वो पहले नंबर पर है, उनकी 257 विधायक बैठे हुए हैं 550 में से। दूसरे नंबर पर बीजेपी है, उसके 194 विधायक हैं और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, उसके 99 विधायक हैं। पूरे देश की तस्वीर ये है। लेकिन अगर आप पूर्व पश्चिम उत्तर अगर पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़ दें तो बीजेपी का दबदबा है, पूर्वोत्तर के राज्यों को देखेंगे तो वहां पर जो दूसरे क्षेत्रीय दल है उनका दबदबा है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है। अब राज्यों की विधानसभा के बाद हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। देश की संसद, जहां से तमाम देश के लिए योजनाएं नीतियां बनती हैं। देश की संसद में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें जीती, कांग्रेस दूसरे नंबर पर 12 सीट लेके दूसरे नंबर पर रही, मतलब कांग्रेस और बीजेपी की मिलाकर 37 सीटें हो गई। इसके बाद बची हुई 10 सीटें दूसरे क्षेत्रीय दलों की हैं, उसमें आदिवासियों के राजनीतिक दल भी हैं, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की 3 है, भारत आदिवासी पार्टी के 1 हैं, तृणमूल का 1, एनसीपी शरद पवार का 1, जो वाईएसआर कांग्रेस है उसका 1 और दूसरे पूर्वोत्तर की 3 पार्टियां। लेकिन अगर 2019 के टैली देखेंगे तब आदिवासियों ने बीजेपी को एक तरफा समर्थन दिया था और 47 में से 31 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। तब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई थी, जितना बहुमत उनको कभी नहीं मिला है। कांग्रेस 4 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी और दूसरे राजनीतिक दलों को अलग अलग सीटें मिली थी, 12 कुल मिलाकर। तो इस बार आप देखिए आदिवासियों की सीटें कम हुई तो बीजेपी का बहुमत भी कम हो गया। लेकिन ओवरऑल टैली अगर देखें तो देश भर में 47 सांसदों में से 25 सांसद जो हैं बीजेपी के हैं और 12 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। कुल मिलाकर इन तमाम आंकड़ों से राज्य दर राज्य और देश की लोकसभा में ये देखने पर ये नजर आता है कि हर एक राज्य में आदिवासियों का समर्थन बड़ा महत्वपूर्ण रहता है सरकार बनने के लिए। हमने आपको शुरू में कुछ उदाहरण भी बताए जहां पर आदिवासियों का समर्थन अगर शिफ्ट हुआ तो सरकारें तक बदल गई। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आदिवासियों के समर्थन से बनने वाली सरकारें आदिवासियों के हितों का, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के मुद्दों का कितना ख्याल रखती है, ये एक बड़ा सवाल है। और जाते जाते आखिर में वो सवाल जो हमने शुरुआत में कहा था कि आदिवासियों को एक राजनीतिक दल बन जाए तो उसके क्या होगा परिणाम, उसके सवाल की जो झलक है जो आज की आदिवासी राजनीति में नजर आती है, तो उसका लब्बो-लुआब ये है कि देश में आदिवासियों का राजनीतिक दल बन जाए। ये नामुमकिन तो नहीं, लेकिन उसकी राह, उसकी डगर बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पूरे देश में जो 550 विधायक हैं उसमें आधे से ज्यादा करीब 291-92 बीजेपी और कांग्रेस के हैं, जिनका संगठन बड़ा मजबूत है। तो अगर आदिवासियों का एक राजनीतिक दल बने तो तमाम आदिवासी राजनीतिक दल अपना दल को उसमें मर्ज करें और संगठन पर मेहनत करें, तब हो सकता है कि इसका कुछ भविष्य नजर आए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लोगों को शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।